हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर असफलता एक नई राह दे जाती है। जो समेटता है इनको एक साथ, वही एक दिन पहुंचता है कामयाबी के शिखर पर। सुप्रभात, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने दिन की शुरुआत करंट अफेयर से करते हैं, तो मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आई हूं और ये क्लास हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से इसे देख सकते हैं। और अगर क्लास खत्म होने के बाद आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ से जा करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी पहली करंट है, रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 6 जून, मतलब रूसी भाषा दिवस जो है वो 6 जून को मनाया जाता है। क्या नाम है? रूसी भाषा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 6 जून को, ठीक है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है रूसी भाषा दिवस को 6 जून को, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है ये दिन? ये दिन मनाया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में, ठीक है। इस भाषा के इतिहास के बारे में लोगों को बताया जाता है, इसकी संस्कृति के बारे में, इस भाषा की विरासत बताई जाती है। और यह दिन बहुभाषावाद के समर्थन और उसके विकास के लिए मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? कि जो प्रत्येक भाषा है, ठीक है, उसके विकास के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में लोग जाने। और साथ ही साथ यह दिन जो है वो समर्थन करता है बहुभाषावाद का और उसके विकास का, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईच ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उनको सीखने के बारे में वो बहुभाषावाद का समर्थन करता है और उन 6 भाषाओं का समर्थन करता है, उनके विकास के लेकर के उनका समर्थन करता है, ठीक है। और ये 6 भाषाएं कौन सी हैं? पहली है अरबी, अरेबिक, दूसरी रशियन, तीसरी स्पेनिश, चौथी चाइनीज़, पांचवी इंग्लिश और छठी फ्रेंच, ठीक है। UN की जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अरेबिक, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज़, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। और ये जो दिन है 6 जून का, जो दिन है, जो रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है, ठीक है। ये उनकी जो 6 आधिकारिक भाषाओं को मनाने का कार्यक्रम है, उसी का एक हिस्सा है रूसी भाषा दिवस, ठीक है। जिससे कि ये लोग सपोर्ट करते हैं और डेवलप करते हैं, मतलब ये लोग बहुभाषावाद का समर्थन करते हैं और उसका विकास करते हैं कि लोग अलग अलग भाषाएं सीखें, बहुभाषावाद करें, ठीक है। और साथ ही साथ उस भाषा की इतिहास के बारे में बताते हैं, उसकी संस्कृति के बारे में लोगों को बताते हैं और साथ में इसकी सांस्कृतिक विविधता को भी बताया जाता है, ठीक है। और इसमें जो 6 भाषाओं में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है, मतलब 6 सभी भाषाओं की समानता के बारे में बताया जाता है लोगों को, ठीक है। जो 6 भाषाएं हैं, ऑफिशियल आधिकारिक भाषाएं हैं UN की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिनके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, उनमें समानताएं बताई जाती हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि रशियन लैंग्वेज यानी रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। वो 6 भाषाएँ कौन सी हैं? जो UN की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं, अरेबिक, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज़, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। और ये दिवस मनाने के पीछे का कारण क्या है? लोगों में जागरूकता फैलाना इतिहास को लेकर के, और भाषाओं की संस्कृति के बारे में लोगों को बताना, और उसके साथ में मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब बहुभाषावाद का समर्थन करना, और डाइवर्सिटी के बारे में बताना, मतलब सांस्कृतिक विविधता बताना उन भाषाओं की, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आगे देखते हैं। जो रशियन लैंग्वेज डे है यानी रूसी भाषा दिवस है, ये मनाया जाता है 6 जून को, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महान रशिया के जो पोएट हैं, ठीक है, महान रशिया के महान पोएट यानी कि रशिया के महान जो पोएट थे, पोएम लिखते थे, ठीक है, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिनका नाम है AS पुष्किन, ठीक है। मतलब जो रूसी भाषा दिवस है वो AS पुष्किन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये रशियन लैंग्वेज के बहुत ही महान पोएट थे, ठीक है। ये कविताएं लिखते थे, कविताकार थे। अब इस करंट से निकल के जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? एंटोनियो ग्यूटरीस, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल का मतलब होता है महासचिव, तो यूनाइटेड नेशन का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? एंटोनियो ग्यूटरीस। देख लीजिए एक बार। अगली करंट है हमारी 2022 वुमेन्स एशियन कप विल बी हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। 2022 में जो महिला एशिया कप है वो भारत में किया जाएगा, ठीक है। उसका होस्ट कौन होगा? भारत होगा, उसका मेज़बान भारत होगा। 2022 महिला एशियन विश्व कप का मेज़बान भारत होगा, ठीक है। ये देखिए, इसको पुरस्कृत किया गया है, भारत को मेज़बानी के अधिकार दिए गए हैं 2022 का महिला एशियन कप,
ठीक है, जो कौन कराता है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, जो वुमेन्स एशियन कप है, ठीक है, महिला एशियन कप है, वो कराता कौन है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कराता है, और इसकी मेजबानी का अधिकार इस बार भारत को दिया गया है। ठीक है, ये भारत में यह जो टूर्नामेंट है, ठीक है, यह जो महिला एशिया कप है, यह दूसरी बार होगा। ठीक है, इसके पहले ये कब हुआ था, 1969 में। ठीक है, 1979 में ये पहली बार हुआ था, और अब ये दूसरी बार है जब भारत महिला एशिया कप का मेज़बान होगा। ठीक है, और इसमें भारत को, ठीक है, इसको एक ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मतलब स्वचालित योग्यता मिल गई है इस टूर्नामेंट में भाग लेने की। मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। 2022 का इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, 2022 का महिला एशिया कप होगा, वो भारत में मेज़बान मतलब भारत उसकी मेज़बानी करेगा, और ये एशिया कप, महिला एशिया कप कराता कौन है, ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कराता है। ठीक है, और ये भारत है, दूसरी बार है इस महिला एशिया कप का मेज़बान है। ठीक है, इसके पहले ये कब रह चुका है भारत इसका मेज़बान, 1979 में। ठीक है, और क्योंकि भारत एक मेज़बान देश है, तो भारत को एक स्वचालित योग्यता मिल गई है इस टूर्नामेंट में भाग लेने की। क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। आगे ये है कि डिसीजन जो लिया गया है अवॉर्डिंग इंडिया, मतलब भारत को एक मेज़बानी का अधिकार देने का जो डिसीजन है, ठीक है, वो लिया गया है महिला एशिया कप में। ये लिया गया है किस, कहाँ पर, AFC वुमेन फुटबॉल कमेटी मीटिंग में। ठीक है, AFC वुमेन फुटबॉल कमेटी मीटिंग में यह डिसीजन, मतलब यह लिया गया था डिसीजन कि भारत इस बार मेज़बानी करेगा महिला एशिया कप की। ठीक है, और ये डिसीजन कहाँ लिया गया था, AFC वुमेन फुटबॉल कमेटी में। ठीक है, और ये टूर्नामेंट जो है इसको बढ़ा दिया गया है। पहले जब ये टूर्नामेंट होता था तो इसमें 8 टीमें भाग लेती थी, मतलब 8 टीमें इसमें प्रतिभागी होती थी, और अब यह बढ़ा करके 12 टीमों का कर दिया गया है। मतलब अब इस टूर्नामेंट में महिला एशिया कप में 12 टीमें हिस्सा लेंगी, 12 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, अध्यक्ष कौन है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का, शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। ठीक है, ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन अब्राहम अल खलीफा, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, ये दोनों देख लीजिए, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डिसीजन, ठीक है, लिया गया कि भारत इस बार मेज़बानी करेगा, वो वुमेन एशिया कप की, वो किसने लिया, AFC वुमेन फुटबॉल कमेटी मीटिंग में लिया गया। ठीक है, AFC वुमेन फुटबॉल कमेटी मीटिंग में ये लिया गया। पहले इसमें 8 टीमें हिस्सा लेती थी, जो बढ़ा करके 12 टीमों का कर दिया गया है। मतलब इस साल से महिला एशिया कप में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, और उसके बाद में प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हैं, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। ठीक है, और भारत के जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के, वो हैं प्रफुल्ल पटेल। देख लीजिए, आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, कुशाल पटेल सिंह रिटायर्स एज चेयरमैन ऑफ DLF। ठीक है, कुशाल पटेल सिंह ये रिटायर हो गए हैं चेयरमैन के तौर पर, एक अध्यक्ष के तौर पर ये रिटायर हो गए हैं। ठीक है, कहाँ पर ये अध्यक्ष थे, DLF में। ठीक है, DLF में ये अध्यक्ष के पद से रिटायर हो गए हैं। क्या नाम था इनका, कुशाल पाल सिंह। ठीक है, DLF का फुल फॉर्म होता है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी है, यहाँ पर ये एक अध्यक्ष के तौर पर तैनात थे पिछले लगभग 6 दशकों से। ठीक है, अब ये रिटायर हो गए हैं। इनका नाम है कुशाल पाल सिंह, नाम इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर अध्यक्ष थे, DLF में। DLF का फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, 6 दशकों तक इन्होंने वहाँ पर सेवा दी है। ठीक है, DLF में, और अब ये अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए हैं। अब इनकी जगह कौन लेगा, राजीव सिंह। ठीक है, मतलब कुशाल पाल सिंह अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए हैं, तो जब ये रिटायर हो गए तो इनकी जगह खाली हो गई, और उनकी जगह पर अब कौन आएगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, राजीव सिंह। ठीक है, राजीव सिंह को नया अध्यक्ष बनाया गया है DLF का। ठीक है, और इनको जो है एक चेयरमैन एमिरेट के रूप में तैनात कर दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या होंगे, ये अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो अब इनकी जगह लेंगे राजीव सिंह, और कुशाल पाल सिंह को चेयरमैन एमिरेट्स बनाया गया है। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट नाम है, और किस कंपनी के अध्यक्ष थे, DLF के। DLF का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अब इनकी जगह कौन लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, राजीव सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। कुशाल पाल सिंह ज्वाइन, इन्होंने जब DLF कंपनी ज्वाइन की थी, कब ज्वाइन की थी, सन 1946 में। ठीक है,
और उसके बाद में जब ये वहाँ के अध्यक्ष बने तो कब बने, 1 अक्टूबर 1995 में। ठीक है, इन्होंने कंपनी डीएलएफ जब ज्वाइन की थी तब कौन से साल में ज्वाइन की थी, 1946 में। उसके बाद में ये उस कंपनी के अध्यक्ष बनाए गए कब, 1 अक्टूबर 1995 में। ठीक है, इनकी अध्यक्षता के अंतर्गत जो डीएलएफ है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी आती है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इस कंपनी का बिजनेस बढ़ा करके इसको गुड़गांव से लेकर के इसमें अपार्टमेंट्स भी बनाए इन्होंने, शॉपिंग मॉल बनाए और बहुत सारे होटल बनाए। ठीक है, इस डीएलएफ कंपनी में काम करते हुए इनकी अध्यक्षता के अंतर्गत डीएलएफ ने बहुत सारे गुड़गांव के बाहर बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनाए, बहुत सारे शॉपिंग मॉल बनाए और बहुत सारे होटल बनाए। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने डीएलएफ कंपनी कब ज्वाइन की थी, 1946 में। उसके बाद ये अध्यक्ष कब बनाए गए, 1 अक्टूबर 1995 में। ठीक है, आगे देखते हैं अगली करंट है। समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च्ड बाय एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, ये देख लीजिए प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। ठीक है, इसने एक नए कैंपेन का शुभारंभ किया है जिसका नाम है समर ट्रीट। ठीक है, और ये कैंपेन बैंक ने तब लॉन्च किया है जब लॉकडाउन में प्रतिबंध लगाए गए थे, उसमें सरकार के द्वारा कुछ राहत दी गई है, तब ये बैंक ने समर ट्रीट नाम का एक कैंपेन का शुभारंभ किया है। और ये क्यों किया है, ताकि वो जो अपने मर्चेंट्स यानी व्यापारी हैं, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहक हैं, उन सभी को एक नया ऑफ़र दे सके। ठीक है, इसके तहत वो ऑफ़र दे सके किसको, मर्चेंट्स को यानी व्यापारियों को, सैलरी मतलब वेतनभोगी लोगों को और स्वरोजगार ग्राहकों को। ठीक है, क्या नाम है इस कैंपेन का, समर ट्रीट कैंपेन। और ये किसने चालू किया, एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। ठीक है, ये सरकारी बैंक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। और इसने ये तब लॉकडाउन के बाद में ये शुरू किया है जब सरकार ने लॉकडाउन में कुछ रिस्ट्रिक्शन हटाए हैं, कुछ राहतें दी हैं। और ये क्यों आई है ये स्कीम, मतलब ये ट्रीट, उन्होंने ये कैंपेन क्यों शुरू किया, ये कैंपेन शुरू किया है ताकि वो ऑफ़र दे सके व्यापारियों को, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों को। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कैंपेन का नाम क्या है और वो किसने लॉन्च किया है, एचडीएफसी ने, और ये एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या करेगी इस कैंपेन के तहत, जो वेतनभोगी लोग हैं, जो व्यापारी हैं और जो स्वरोजगार ग्राहक हैं, उनको ऑफ़र देगी। ठीक है, उनके लिए नई योजनाएं लाई है। आगे देखते हैं, इस समर ट्रीट कैंपेन के तहत बैंक जो है वो नो कॉस्ट ईएमआई देगी। ठीक है, मतलब ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई देगी और नो डाउन पेमेंट देगी। ठीक है, अगर आप बड़ा लोन लेते हैं या फिर आप बड़ा भुगतान करते हैं तो उस पर बैंक आपको नो कॉस्ट ईएमआई और डाउन पेमेंट का स्कीम लेके आई है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक इस कैंपेन के तहत। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये डिस्काउंट भी देगी और कैशबैक भी देगी। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड ब्रांड होंगी जिन पर बैंक डिस्काउंट भी देगी और कैशबैक का भी सुविधा देगी, जो कि 50% रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ में होगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ वो 50% के रिवॉर्ड पॉइंट भी देगी अगर आप कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट एचडीएफसी के थ्रू करेंगे, एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ, एक बार ये देख लीजिए। समर ट्रीट के तहत वो क्या करेगी, वो नो कॉस्ट ईएमआई देगी, नो डाउन पेमेंट देगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ 50% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे आपको कुछ सेलेक्टेड ब्रांड्स पे। ठीक है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं एचडीएफसी का ऑनलाइन पेमेंट के लिए तो। ठीक है, इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक कौन है एचडीएफसी बैंक का, आदित्य पुरी। ठीक है, आदित्य पुरी जो है इसके प्रबंध निदेशक हैं एचडीएफसी बैंक के, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी इंफॉर्मेशन बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 लॉन्च्ड। ठीक है, एक नई सूचना पुस्तिका जारी की गई है, सूचना पुस्तिका जारी की गई है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, जैसा कि आप सभी नाम से जान पा रहे हैं कि आजकल स्कूल बंद है तो बच्चों की पढ़ाई जो हो रही है वो ऑनलाइन तरह से हो रही है, तो उसके लिए एक सूचना पुस्तिका सरकार ने लॉन्च की है। ठीक है, इसका शुभारंभ किया है, इसको लॉन्च किया है लोगों को बताने के लिए कि कैसे वह सुरक्षित तरह से ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं पूरी तरह से सुरक्षित होकर के इस कोविड-19 के अवसर पे। ठीक है, ये लॉन्च किया है किसने, मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने। ठीक है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मानव विकास संसाधन मंत्रालय, जिनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है, इसको लॉन्च किया है। सूचना पुस्तिका है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, ये बुक जो है वो बनाई किसने है, एनसीईआरटी। जैसे कि आप सभी यूपीएससी की तैयारी करते हैं और बाकी
स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी ने ही यह सूचना पुस्तिका तैयार की है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय मंत्री मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय के, जिनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसमें हिस्सेदारी है यूनेस्को की। ठीक है, जिनका न्यू दिल्ली ऑफिस है जिनका। ठीक है, यूनेस्को न्यू दिल्ली ऑफिस, ताकि वो जागरूकता फैला सके स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में कि वो किस तरह से सुरक्षित बच्चों को पढ़ा सकें और बच्चों में जागरूकता फैला सकें कि वो ढंग से सुरक्षित तरह से ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सूचना पुस्तिका जारी की गई है किसके द्वारा? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा, यानी कि उसके मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके द्वारा। और इस पुस्तिका का नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, और यह जारी की गई है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों में और शिक्षकों में। ठीक है, कि किस तरह से वो सुरक्षित पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये बुक बनाई किसने है? तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी जिनकी किताबें हम लोग अपने इसमें पढ़ते हैं जब हम लोग स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन्होंने ही ये सूचना पुस्तिका बनाई है। किसके साथ मिल करके? यूनेस्को के दिल्ली वाले ऑफिस के साथ। ठीक है, जो यूनेस्को का ऑफिस न्यू दिल्ली में स्थित है, उनके साथ में मिल करके यह सूचना पुस्तिका तैयार की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बुक है जिसका टाइटल यानी कि विषय है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करने वाली है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अभिन्न अंग हो जाएगी बच्चों को और जो युवा हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनको सुरक्षित तरह से बताने में यह बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। या सूचना पुस्तिका बच्चों को और युवाओं को ये बताने में कि किस तरह से जब वो ऑनलाइन पढ़ें तो वो क्या करें और क्या ना करें। डूज़ मतलब क्या वो करें, क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए जो सुरक्षित रूप से वो पढ़ाई कर सकेंगे, और डोंट्स मतलब क्या चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए ताकि उन्हें कोई भी असुविधा हो पढ़ाई करने में। ठीक है, और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं और एजुकेटर हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनको ये बताएगी कि किस तरह से वो इंटरनेट का इस्तेमाल सुरक्षित रूप से करें कि पढ़ाई उन्हें करने में आसानी हो और वह पढ़ाई करते हुए सुरक्षित रहें। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट है क्या कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बच्चों में और युवाओं को बताने में कि किस तरह से वो सुरक्षित ऑनलाइन पढ़ाई करें और उनको क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए पढ़ाई करते वक्त जब वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और इंटरनेट का इस्तेमाल सुरक्षित रूप से वो कैसे करें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, ब्रिटिश प्रोड्यूसर एंड सॉन्ग राइटर रूपर्ट हीन पास्ट अवे। ठीक है, ब्रिटेन के निर्माता और गीत लेखक, ठीक है, संगीत लेखन और निर्माताकार, ठीक है, ब्रिटिश के निर्माताकार और संगीत लेखक जिनका नाम है रूपर्ट हेन, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वह ब्रिटिश के बहुत ही प्रख्यात निर्माता थे और साथ ही साथ वह सॉन्ग राइटर भी थे, मतलब संगीत भी लिखते थे, गीत लिखते थे। ठीक है, ये एक आर्टिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। टीना टर्नर के साथ, होवर्ड जोन्स के साथ इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक संगीतकार के रूप में की थी। कहाँ पर इन्होंने अपने संगीत की शुरुआत की थी? फोक बैंड में। ठीक है, क्या नाम था उस फोक बैंड का? रूपर्ट एंड डेविड। ठीक है, और इन्होंने इसके साथ ही साथ दूसरे बैंडों के भी साथ काम किया। क्वांटम, जिसको आज हम सभी जानते हैं, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध बैंड है, उसमें इन्होंने काम किया। साथ ही साथ इन्होंने जंप एंड स्पिन में काम किया, 1E2O में भी काम किया। ठीक है, इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि ब्रिटेन के निर्माता और गीत लेखक जिनका नाम रूपर्ट हीन है, उनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है? क्वांटम में काम किया है, ये जान लीजिए, क्योंकि क्वांटम आजकल पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बैंड है। ठीक है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिए कि क्वांटम में इन्होंने काम किया है। साथ ही साथ इन्होंने रूपर्ट एंड डेविड के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं। ये बहुत ही डोमिनेंट प्रोड्यूसर थे, मतलब एक टाइम 1980 और 1990 में ये बहुत ही प्रमुख निर्माता थे। ठीक है, रूपर्ट हीन जी ये बहुत ही प्रमुख निर्माता थे 1980-1990 में। ठीक है, इनके कुछ प्रख्यात रचनाएं हैं, जैसे कि
द फिल्म बेटर ऑफ द डेड, ठीक है। इन फिल्मों में इनकी बहुत ही प्रख्यात रचनाएं हैं, जिसमें एक का नाम है बेटर ऑफ डेड, दूसरा है गोल्डन आई, तीसरा द फिफ्थ एलिमेंट, और ऐसी ही और भी कई मूवीज़ हैं, ठीक है। इनमें से कुछ मूवी यानी 3 मूवीज़ के नाम मैंने आपको दे दिए हैं। इसमें इन्होंने बहुत ही प्रख्यात रचनाएं की है, इनकी प्रख्यात रचनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है। इन्होंने इसके साथ ही साथ ग्रैमी की विजेता सिंगल मूवी बेटर बी गुड टू मी, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड जो होता है उसमें इनकी एक मूवी थी वो जीती थी, ठीक है, सिंगल्स में उसने अवार्ड जीता था, पुरस्कार जीता था, जिसका नाम था बेटर बी गुड टू मी। इन्होंने वो भी प्रोड्यूस की थी, ठीक है। ये उसके भी निर्माता थे, किस मूवी के, बेटर बी गुड टू मी, जो कि एक ग्रैमी की विजेता मूवी का पुरस्कार पा चुकी है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बहुत ही प्रमुख निर्माता थे सन 1980-90 की फिल्मों में, ठीक है। और इनका काम अगर देखना है आपको तो आप इनकी मूवीज़ जैसे बेटर ऑफ डेड, गोल्डन आई और फिफ्थ एलिमेंट इसमें जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें जो इन्होंने काम किया है इसमें इनकी प्रख्यात रचनाएं दिखाई देती हैं। साथ ही साथ ग्रैमी में इनकी जो फिल्म थी जिसको पुरस्कार मिला था उसका नाम बेटर बी गुड टू मी है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो आपकी सुमित सर लेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी हमसे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जब लाइव क्लास सुमित सर लेंगे वहाँ पर पूछ लीजिएगा, वो भी आपको बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।